सारे लेक्चर्स। ओके फाइन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है? फंक्शन इज अ इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। फंक्शन जो है एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है। मतलब कैसा है सर, हमारे हमारे प्रोग्राम में एक मेन, हम अभी तक हम मेन में ही सारी चीजें लिखते आए हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए सर, मेन में हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो एक लॉजिक है, एक 20-25 लाइन का जो प्रिंटिंग का लॉजिक लिख रहा है, एक 20-25 लाइन का लॉजिक है जो कुछ तो भी कैलकुलेशन कर रहा है, एक 20-25 लाइन का लॉजिक है जो कुछ तो भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, एक कुछ तो भी लॉजिक है जो जो क्या कर रहा है, डेटा फाइल में जाके लिख रहा है, डेटा फाइल में जाके लिख रहा है। अब सर ये अलग अलग लॉजिक है। सर क्या होगा ना, अब आप सोचिए, मेन प्रोग्राम में ये सारी चीजें लिखूंगा सर, तो क्या होगा पता है? होगा ये कि आपका मेन इतना बड़ा हो जाएगा कि पता चलेगा कि 400-500 लाइन का बहुत बड़ा कोड हो गया मेन के अंदर। सर मेन में हजारों हजारों लाइन के भी कोड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है सर, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें इतना बड़ा मेन नहीं लिखना। मुझे बताओ सर, कल को चल के कोई प्रॉब्लम आया, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, फाइल में जाके लिख नहीं रहा, तो हमें मेन में ही जाके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लॉजिक मेन पर ही है। और हमको देखना पड़ेगा मेन में जाके किस लाइन पे हमने इसका लॉजिक लिखा था, इस वेरिएबल को कहां कहां हमने डिक्लेयर किया था, और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया था। ये सारी चीजें हमें मेन के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें मेन के अंदर। अब सर मुझे बताइए, हजारों लाइन की कोडिंग है, तो ढूंढने में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी सर, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए फंक्शन क्या बोलता है, ऐसा कभी मत करो। ये अप्रोच जो है ये कभी फॉलो मत करो। इट इज अ टोटल रॉन्ग अप्रोच। ये जो अप्रोच है आपकी, ये अप्रोच गलत है। तो अप्रोच को सही करो। तो आप अप्रोच को सही कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे सर, अब आप फंक्शन बनाओगे, जैसे वॉइड ऑफ मेन से आप स्टार्ट तो करोगे, लेकिन लेकिन सर आप लॉजिक यहां नहीं लिखोगे। अगर आपको सपोज करो प्रिंटिंग का लॉजिक लिखना है, तो आपने प्रिंटिंग नाम का क्या कर लिया, फंक्शन कॉल कर लिए। यहां लॉजिक नहीं है, आपने फंक्शन को अलग से बनाया, आपने फंक्शन को अलग से बनाया और फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, इस तरह से। तो सर पता है क्या हुआ, ये जो प्रिंटिंग से रिलेटेड लॉजिक है ना सर, वो आपको कहां पे मिल गया, वो आपको इसके अंदर मिल गया। तो अगर प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इतना ही पोर्शन देखोगे और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करोगे। कल को चल के फिर आपको कोई कैलकुलेशन था, तो आपको कैलकुलेशन आपने मेन में लिखना नहीं है, आपने मेन से क्या करना है, कॉल करना है, एक फंक्शन बना देना है कैलकुलेशन नाम का, और वो फंक्शन को फिर आप क्या करोगे, कॉल करोगे। उस फंक्शन को क्या करोगे, उस फंक्शन को क्या करोगे, आप कॉल करोगे। तो सर जो लॉजिक है आप मेन में नहीं लिखोगे, मेन में सिर्फ आप उस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे सर, दैट्स इट। कल को चल के आपको डेकोरेटिव करना है, कुछ तो भी लुक एंड फील अच्छा बनाना है, तो डेकोरेटिव नाम का एक फंक्शन बना लोगे, डेकोरेटिव नाम का एक फंक्शन बना लोगे, और फंक्शन बना के फिर आप क्या करोगे, कॉल करोगे। डेकोरेटिव नाम का क्या करोगे, फंक्शन क्या करोगे, कॉल करोगे, इस तरह से। तो इससे फायदा क्या होगा सर, कल को चल के लुक एंड फील में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिर्फ आप इतने ही पोर्शन में देखोगे, बाकी को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। कल को चल के सर आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ा, राइट इन फाइल्स नाम का एक फंक्शन बना लेता हूं। तो कहने का मतलब ये है, आप ने फंक्शन वहां बनाया, आपने वहां पे फंक्शन बनाया, और बनाने के बाद आपने यहां पे क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया, राइट इन फाइल। इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा फाइनली, ये हमारा। तो सर पता है फायदा क्या हो रहा है, कल को चल के प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही लॉजिक आप देखो, कल को चल के कैलकुलेशन में आ रहा है तो इतना ही देखोगे, डेकोरेशन में आ रहा है तो इतना ही देखोगे। इसलिए तो बोला गया फंक्शन इज अ इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट ब्लॉक, ये एक ब्लॉक हो गया सर, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से फंक्शन को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक ब्लॉक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ब्लॉक ब्लॉक में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर, इस तरह से। तो ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद ये डिवाइड हो गया, जिससे आपका देखो कितना आसान हो गया। मतलब आपने मेन में प्रोग्राम नहीं लिखा, मेन में सिर्फ फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं सर। लेकिन इससे ऊपर अगर हम जाएं सर, तो फंक्शंस
functions are divided into two parts. फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पहला कहलाता है प्रीडिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शंस. सेकंड कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. प्रीडिफाइंड फंक्शंस और कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस, उस प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं. और यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक और नाम देते हैं प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस. प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन. तो सर आप जो अभी देख रहे थे ना, जो मैंने आपको दिखाया ये मेन के अंदर लिखना, ये कहलाते हैं यूजर डिफाइंड. मतलब मैं खुद बनाऊंगा, उनका लॉजिक मैं खुद लिखूंगा. दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. और प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब वो हम नहीं बनाते, पहले से बने बनाए रहते हैं. तो अगर मैं बात करूं प्रीडिफाइंड फंक्शंस की, प्रीडिफाइंड फंक्शंस की, these functions are also called built-in functions. ये functions को built-in functions भी क्या किया जाता है, बोला जाता है. And we are directly use this function. We are directly use this function in a program, but we have to use header file math.h. We have to use header file math.h. हमको math.h नाम की header file क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी. math.h नाम की header file हमको क्या करनी पड़ेगी, यूज करने. कैसे यूज करेंगे, हैश इंक्लूड math.h, इस तरह से हम यूज करेंगे. प्रीडिफाइंड फंक्शन जैसे sqrt, लॉग नाम का फंक्शन है, पावर नाम के फंक्शंस है. ये सारे फंक्शंस जो कहलाते हैं ना, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन. अगर हम इनको यूज करेंगे, इसका लॉजिक पहले से लिखाया है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं. हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन फंक्शंस को यूज करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना. तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रीडिफाइंड, और फिर जो सेकंड आते हैं वो आते हैं यूजर डिफाइंड. सेकंड जो आता है वो आता है यूजर डिफाइंड functions. These functions created by programmer and all by, इसे हम ही बनाएंगे और हम ही इनको क्या करेंगे, कॉल करेंगे. ओके, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो पहले हम देखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में. तो चलिए हम जाते हैं. हम सबसे पहले पहला प्रोग्राम लेते हैं. चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. हमारा क्वेश्चन है नॉट अ डिफाइन यूजिंग अ फंक्शन पावर. पावर नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस. एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वेयर एस, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं.
x टू द पावर y, x टू द पावर y, ये पावर समझना सर आप, हाँ अपने कॉपी में लिखोगे तो x टू द पावर मैं लिख नहीं सकता, x रेस टू y मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, ये करना है। where value of x and y are entered by the user। आपको क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू को क्या करना है, इनपुट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर आपको पता है ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक बार नहीं हमने 2 बार किया है, एक बार वाइल लूप से, एक बार फॉर लूप से, लेकिन अब हमें करना है पावर से। देखो सर हम कैसे करते हैं, void ऑफ मेन, और मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं इंट x लेता हूं, y लेता हूं, एक pxy ले लूंगा, एक p26 ले लूंगा और एक p4x ले लूंगा। ऐसे 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। अब चूंकि आंसर फ्लोट में आ सकता है, इसलिए s नाम के वेरिएबल को हम फ्लोट में ले लेते हैं। हम जाते हैं, हम बोलते हैं printf enter the value of x and y, enter the value of x and y, scanf percentage of d comma m% of x comma m% of y। हम जाते हैं और उसके बाद अब मैं सीधा कैलकुलेट करना है, तो कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। पी एक्स वाई इज इक्वल टू पावर ऑफ ब्रैकेट में मैं अगर लिख दूंगा x कॉमा वाई, देखो x और y की वैल्यू तो इनपुट की है, तो हमें लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर रहे हैं POW पावर नाम का। तो ये x अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, y टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से P26 इज इक्वल टू पावर ऑफ ब्रैकेट में 2,6 आ जाएगा। उसी तरह से P4x इज इक्वल टू पावर ऑफ ब्रैकेट में 4,x आप लोग इस तरह से लिख लोगे। तो देखो सर ये तीनों चीजें क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई, और तीनों कैलकुलेट होने के बाद बस आप पुट कर दो इक्वेशन s इज इक्वल टू pxy मल्टीप्लाइड बाय p26 डिवाइडेड बाय p4x मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.0। सर इस तरह से ये चीजें एंड हो जाएगी, इस तरह से ये चीजें खत्म हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो सर मैंने लॉजिक कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्टली पावर नाम का फंक्शन है वो कैलकुलेट करके दे देगा। जबकि आप देखते थे पहले हम लॉजिक भी हम लिखते थे, कैलकुलेशंस भी हम लोग करते थे, सब हम करते थे। printf परसेंटेज ऑफ f कॉमा s को प्रिंट कर दो। अब इस तरह से हम इसको सेव कर लेते हैं। हम जाते हैं और हम रन करते हैं। मैं वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करो 2 और 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 2 और 3। कैलकुलेशन ऐसा क्यों आ रहा है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 रेस टू 6, 2 अपने आप से 6 टाइम्स, x अपने आप से 3 टाइम्स, 4 अपने आप से ओके। अगर हम x को ले लेते हैं 1, अगर हम x को ले लेते हैं 1 और y को भी ले लेते हैं 1 सपोज करो, तो 1 1 1 होगा, 2 रेस टू 6 हो जाएगा। एक काम करते हैं, सिंपल वैल्यू लेके देखते हैं, 1 1 नेगेटिव आ रहा है, x रेस टू y
कुछ छूटा क्या? परसेंटेज ऑफ एफ भी लिखा है हमने। pxy multiplied by p26 p4x multiplied by 1.0। फिर से एक बार रन करते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको भी हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 1 1 इसको मैं डबल लेके देखता हूँ, शायद डबल की तो जरूरत नहीं है। जस्ट मिनट, मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इतना कैलकुलेट करता हूँ, ये आंसर आ रहा है क्या? pxy मल्टीप्लाइड बाय p26। ऐसा हो रहा है। ये देखते हैं वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या बराबर, पहले ये चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ डी और परसेंटेज ऑफ डी। सबसे पहले प्रिंट कर दो pxy, फिर प्रिंट कर दो p26, फिर प्रिंट कर दो p4x कर दो। अब देखते हैं x और y को अगर 1 लेते हैं तो p4x भी 1 आना चाहिए और pxy भी 1 आना चाहिए। यहीं तो गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है। ओके, क्यों नहीं आ रहा है? हेडर फाइल नहीं दी इसलिए क्या? चेक करते हैं। हैश इंक्लूड math.h 1 और 1। देखो अब आ गया। देखा, रन तो हो रहा था लेकिन कैलकुलेशन नहीं आ रहा था। अब कैलकुलेशन भी आ गया। तो math.h नाम की हेडर फाइल हमने नहीं दी थी ना, इसलिए वो ये प्रॉब्लम कर रहा था एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। अब हम जाते हैं और इक्वेशन पुट करते हैं। pxy मल्टीप्लाइड बाय p26 डिवाइडेड बाय p4x मल्टीप्लाइड बाय 1.0 multiplied by 1.0 percentage of x। इसको मैं रख दूंगा। अच्छा, स्टेटमेंट में सेमीकोलन, इस तरह से लिख लेंगे सेमीकोलन। रन कर देता हूँ, 1 और 1 देते हैं। देखो आंसर हमारा आ गया। हेडर फाइल नहीं दी थी ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने पहला प्रोग्राम किया। लेकिन ये जो फंक्शन है सर, ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये प्री डिफाइंड है, हमने इसको नहीं बनाया, ये पहले से रेडीमेड बना है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये फंक्शंस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये कहलाता है, ये कहलाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। ये कहलाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। अब अगर हम आगे बढ़ें, अब अगर हम आगे बढ़ें तो मैंने एक प्री डिफाइंड फंक्शन का लॉजिक बताया, मतलब लॉजिक नहीं, मैं प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना बताया किस तरह। जैसे कई सारे फंक्शंस है सर, सिर्फ पावर नाम का नहीं है, ऐसे कई सारे फंक्शंस है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं देखता हूं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कौन बनाता है? डेवलपर खुद बनाता है और उसे इंप्लीमेंट करता है, वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसमें से चलो हम जाते हैं, हम पहला प्रोग्राम लेते हैं। डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, फैक्ट नाम का फंक्शन लेता हूं, which receive two integer, which receives a
integer number which receives an integer number from the calling functions. ये क्या होता है calling functions बताऊंगा. From the calling functions calculate the factorial and returns the calculate factorial back to the calling function. Use this function appropriately from the main program. From the main program. एक फंक्शन बनाना है फैक्ट नाम का जो क्या करेगा, एक नंबर रिसीव करेगा. नंबर रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा. कैलकुलेट करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. वापस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. ये हमें करना है, ये हमें करना है. फैक्ट नाम का फंक्शन हमको बनाना है. अब कैसा है सर, हमें ये बनाना है, खुद का फंक्शन बनाना है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. void ऑफ मेन से सबसे पहले इंट में वो नम नाम का वेरिएबल लेते हैं. आर जिसमें वैल्यू रिटर्न आएगी, क्योंकि बोला है ना कि रिटर्न करके लाना है. मतलब इसके पहले हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है. तो देखो, जब हम पहले प्रोग्राम करते थे तो कैसे करते थे, एक नम नाम का वेरिएबल लेते थे, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते थे जिसको लेता था 1, और एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे. याद करो, बिना फंक्शन के बता रहा हूँ, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है. फिर से देख लो एक बार. मैं जाता था, मैं लिखता था printf इंटर द नंबर करता हूँ और scanf परसेंटेज ऑफ डी लिखते थे, कॉमा m% ऑफ नम लिखते थे. और उसके बाद मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैं बोलता हूँ फॉर i is equals to 1, i less than is equals to num I plus plus fact is equals to fact into I. बस i equals to I plus 1 तो था ही, ऊपर ही I plus plus फाइनल आंसर आता था. हम बोल देते थे printf factorial is equals to percentage of d comma fact get ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम. इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा. ये था हमने बिना फंक्शन के. अब देखो इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं. सर हम जाते हैं, हम void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं. बस हमें जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना, वो फंक्शन में इंट नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, आर जिसमें रिटर्न करके आंसर आएगा वो ले लेता हूँ, और कुछ लगेगा तो हम ऐड कर लेंगे. हम जाते हैं, हम बोलते हैं printf इंटर द नंबर लेते हैं, scanf परसेंटेज ऑफ डी m% ऑफ नंबर मैंने स्कैन कर लिया. बस सर अब मैं जाके लिखता हूँ जैसे ही r इक्वल्स टू फैक्ट ब्रैकेट में नम. पता है सर हमने क्या किया है, हमने फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट, और उसमें कितनी आर्गुमेंट जा रही है, एक आर्गुमेंट जा रही है. तो उसके नीचे अगर कोई लॉजिक होगा भी ना सर, इसके नीचे अगर कोई लॉजिक हुआ भी, कोड हुआ, लाइंस ऑफ कोड हुआ, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं करता सर. वो कभी एग्जीक्यूट नहीं करता. कंट्रोल जंप होके सीधा आएगा उस फंक्शन के पास जहां वो बनाए.
अज्यूम करो वो फैक्ट नाम का फंक्शन यहाँ बना है, अज्यूम करो वो फैक्ट नाम का फंक्शन यहाँ बना है। तो अगर फैक्ट नाम का फंक्शन यहाँ बना है तो इंट नम की वैल्यू n में, नम की वैल्यू किस में आ जाएगी, n में आ जाएगी। तो जैसे ही n में आएगी सर, नम की वैल्यू किस में आ गई, n में आ गई। अब n में आ गई तो बस n में मतलब अगर नम की वैल्यू 4 है तो n में आ जाएगा 4, नम की वैल्यू 5 है तो n में आ जाएगा 5। बस यहाँ पे एक f नाम का वेरिएबल ले लो जिसको ले लो 1, आई फॉर लूपिंग पर्पस के लिए ले लो और बस लूप लगाओ। अगर आप देखोगे सर तो बस हम लॉजिक यहाँ लिख रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू n और i प्लस प्लस 1 से लेके नम तक n, यहाँ पर इस यहाँ पर n है और बस यहाँ पे लिख दो f इज इक्वल टू f इंटू आई, इतना लिख दो और यहाँ पे कर दो क्लोज और यहाँ पे भी कर दो क्लोज। और हाँ, फाइनल आंसर किस में, f में, f में आया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न f, रिटर्न f लिख दोगे तो जैसे ही आप रिटर्न f लिखोगे लेके जाएगा और जैसे ही ये रिटर्न आएगा तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी r में, फैक्टोरियल किस में आ गया, r में। बस अब r में आने के बाद आपको प्रिंट करना है, प्रिंट f फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ d कॉमा r, r में आंसर आ गया। फाइनली इसको हटा देंगे हम, यहाँ लिख देंगे गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझो। देखिए सर, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न एफ कर रहा है, एफ का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा इंट, यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा इंट। सर आप इंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए आप लिख रहे हो इंट। अब दूसरी ज्ञान की बात, कभी भी फंक्शन अगर इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर, आपने रिटर्न टाइप नहीं भी दिए तो भी चलता है, आपने यहाँ पे इंट नहीं भी लिखे तो भी चलता है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट नेचर है कि वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। आप नहीं भी देते हो तो चलता है। अब किसको क्या क्या बोला जाता है ये चीजें आप समझ लो ध्यान से। पहली बार जब फंक्शन कॉल होता है, पहली बार कब कॉल हुआ, ये यहाँ से, ये यहाँ से कॉल हुआ। जब ये फंक्शन कॉल हुआ सर, तो इस फंक्शन को कॉल होने के बाद ये फंक्शन जो कहलाता है, ये इसको एक नाम दिया गया है, उसके अंदर की आर्गुमेंट को एक नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है वो समझो। जो फंक्शन है ना, उसको बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलिंग फंक्शन बोला जाता है उसको। और जो आर्गुमेंट होती है, ठीक है मैं वो बताता हूँ, ये कहलाता है कॉलिंग फंक्शन, ये कहलाता है, ये कहलाता है कॉलिंग फंक्शन, ये कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। और आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा पैकेज ये जो दिख रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये कहलाता है, वो कहलाता है ऊपर जहां से कॉल हुआ वो कहलाता है कॉलिंग फंक्शन, और ये फंक्शन को आप बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं आप कॉल्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं आप कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आप देखते हो जो आर्गुमेंट अभी देखिए आपने जैसे यहाँ पे लिखी है, ये कहलाती है, ये कहलाती है एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाती, क्या कहलाती, एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाती है। और ये जो देखते हैं आप, इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स आती है ये कहलाती है, ये कहलाती है डमी, डमी आर्गुमेंट्स कहलाती है। वो कहलाती है एक्चुअल आर्गुमेंट, ये कहलाती है डमी आर्गुमेंट, कहलाती है डमी आर्गुमेंट। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इंट, ये जो देख रहे हो, ये कहलाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये कहलाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप कहलाता है, ये कहलाता है रिटर्न टाइप कहलाता है सर। और जो भी चीजें यूज करो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। वैसे ही आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो उसका प्रोटोटाइप आपको बताना पड़ेगा, या तो मेन के अंदर बताओ या तो मेन के ऊपर बताओ, कहीं भी बताओ तो भी चलेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन,
रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन और टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। कितने आर्गुमेंट है? एक, इसलिए लिख देता हूँ इंट। अब सर ये पूरा कंप्लीट, ये जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट होल सोल, ये इसे बोला जाता है, इस कंप्लीट चीज को बोला जाता है, कंप्लीट चीज को बोला जाता है फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या बोला जाता है? डिक्लेरेशन बोला जाता है, जिसमें से ये कंप्लीट पैकेज बोला गया फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें से अगर आप तोड़ोगे तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा और ये कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस कहलाएगा, ये कहलाएगा नेम ऑफ फंक्शंस, नेम ऑफ फंक्शंस कहलाएगा, ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स कहलाएंगे, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स कहलाएगी सर। ये जो हमने देखा यहाँ अलग अलग चीजें, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स कहलाती हैं। चलो ये डमी आर्गुमेंट्स, ये कॉल फंक्शन, ये रिटर्न टाइप, ये कॉलिंग फंक्शन। चलिए मैं इसको रन करता हूँ सर, इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ, उसको कमेंट किया क्या मैंने? हाँ कर दिया। मैं जाता हूँ void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूँ, इंट में नम लेता हूँ कॉमा आर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ enter the number, scanf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ num ले लेता हूँ, r इज इक्वल टू फैक्ट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, num को पास करता हूँ, कंट्रोल जंप होके सीधे नीचे आएगा। रिटर्न टाइप फैक्ट नाम का फंक्शन है, इंट में n ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इंट में i ले लेता हूँ, f इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, फॉर I is equals to 1, I less than is equals to n, I plus plus और f is equals to f into I। फाइनल आंसर f में आ जाएगा, रिटर्न f क्लोज। तो जब जाएगा तो वो वैल्यू r में आ जाएगी, r में आने के बाद प्रिंट f फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ d कॉमा r फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। चलो सर देखो किस तरह से वर्क करता है। और फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एंड टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स। कैसे चलता है फंक्शन देखो। हाँ मैं जाता हूँ मेन से स्टार्ट करता हूँ, इंटर द नंबर, मैं 5 डालता हूँ, 5 120 आना चाहिए। देखो कंट्रोल जंप होके सीधा नीचे आया। अब लूप 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, बाहर आएगा, कैलकुलेट करेगा, आर में असाइन करेगा, आर प्रिंट करेगा, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। फिर से देखो सर, एक बार फिर मैं रन कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मेन से स्टार्ट करेगा, इस बार नंबर ले लूंगा 4, तो लूप 4 बार चलेगा, कंट्रोल जंप होके सीधा नीचे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब 1 2 3 4 कैलकुलेट किया, रिटर्न बोला, देखो अब उसके नीचे के फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, गेट ch एंड ऑफ द